अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाजरीन, हम देख रहे हैं कि इलेक्शन रिफॉर्म्स के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन तो आमने सामने थे ही, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान भी इस मामले पर रस्साकशी शुरू हो गई है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज विफाक को एक खत लिखा है जिसमें कहा गया है कि जो इलेक्शन एक्ट पास किया गया है इसकी जो 13 शिकें हैं वो आइन से मुतसादिम करार दी गई हैं। एक शिक पर जाहिर है ये एतराज उठाया गया है कि सीक्रेट बैलेटिंग की जगह ओपन बैलेटिंग का जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो आइन और सुप्रीम कोर्ट की राय के खिलाफ है। इसके साथ साथ आबादी के बजाय वोटर्स पर हल्का बंदियों की तजवीज़ के हवाले से भी कहा गया है कि ये आइन से मुतसादिम है। इसी तरह से 13 शिकें ऐसी हैं जिन पर जाहिर एतराज उठाया गया और ये कहा गया है कि ये आइन से मुतसादिम हैं। इसके साथ साथ ये मुतालबा भी किया गया है कि ये मामला जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के नोटिस में लाया जाए। एक तरफ हम देख रहे हैं कि ये एतराज़ात जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से सामने आ रहे हैं, दूसरी तरफ अपोजिशन के जो एतराज़ात हैं, अपोजिशन के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। अपोजिशन की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के हवाले से इस पर भी अपोजिशन का नुक्ता नज़र मुख्तलिफ है। हम देख रहे हैं कि एक बार फिर इस मामले पर अपोजिशन इकट्ठी हो गई है और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान भी किया गया है, जिस पर हम देख रहे हैं कि तमाम अपोजिशन जमातें मुत्तफिक हो गई हैं बाशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अब ये जो मामला है हम देख रहे हैं कि काफ़ी उलझा हुआ है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि अपोजिशन का नुक्ता नज़र है, फिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत की स्ट्रेटजी अब होगी क्या, क्योंकि अपोजिशन भी मानने को तैयार नहीं। सारे मामले पर आज के प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि खबरें गर्दिश कर रही थी कि अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा है कि हमें दोबारा से बेसिस दी जाए, अड्डे दिए जाए। इसके साथ साथ CIA के जो चीफ हैं उनके पाकिस्तान के खुफिया दौरे के हवाले से भी बड़ी बातें हो रही थी। उसके बाद हम देख रहे थे कि ये बहस जो है वो जोर पकड़ना शुरू हो गई कि शायद पाकिस्तान अड्डे देने जा रहा है या शायद इस हवाले से कोई बातचीत हो रही है। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जानिब से एक चैनल HBO को इंटरव्यू दिया गया जिसमें बड़े वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से ये कहा गया कि बिल्कुल ऐसा मुमकिन नहीं है। अब इस मामले पर भी आगे होगा क्या, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सर जो बाइडन की जानिब से कहा गया है कि सितंबर तक जो है वो जो अमरीकी अफवाज का इनखला है वो अफगानिस्तान से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद सूरत हाल क्या होगी ज़रा इसकी नज़र, इस पर सारी दुनिया की नज़रें मरकूज़ हैं। अब सूरत हाल क्या होगी, सारे मामले पर तफसील से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो जाहिर है इस वक्त इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर मामला जो है वो ज़ेर बहस लाया जा रहा है, इस पर बात कर लेते हैं। साबिक सेक्रेटरी कमीशन जनाब कमर दिलशाद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कमर दिलशाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। हम देख रहे हैं कि अपोजिशन हुकूमत आमने सामने थे ही इलेक्शन रिफॉर्म्स के मामले पर, अब तो इलेक्शन कमीशन ने भी एतराज़ात उठा दिए और जो 13 शिकें हैं उन्हें आइन से मुतसादिम करार दिया गया है। जाहिर है जिन 13 शिकों के हवाले से इलेक्शन कमीशन बात कर रहा है आपकी नज़र से भी गुजरी होंगी, क्या वाकई ये सुप्रीम कोर्ट की राय और आइन से मुतसादिम है? जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है, उसको आइन स्थापित किया गया है, दिया है आइन के तहत। अब जब समझ हमारी नहीं आ रही, जो हमारी जो नेशनल असम्बली की जो कैबिनेट कमेटी थी, स्टैटिक कमेटी थी पार्लिमानी अमूर के बारे में, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ह तौर पर इत्तला किया है कि उन्होंने हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सुने बगैर उन्होंने इतनी बड़ी अहम तब्दीलियां है इलेक्शन एक्ट में 49 के करीब तब्दीली कर दी, लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ने नहीं सुना। तो ये एक इलेक्शन कमीशन का एक बयान है, किसी सियासी जमात का नहीं है, किसी सियासी रहनुमा का नहीं है। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तरफ से बयान जारी हुआ है। इसलिए अब मामला बड़ा गहरे से देखा जाए तो मैंने पिछले दिनों सदर पाकिस्तान से मेरी मुलाकात हो रही थी, तो मैंने उनसे भी कहा था कि ये तो बड़ा आसान तरीका है, जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को जो तहफ़्फ़ुज़ का इज़हार कर दिया है और लिख कर भी दे दिया, आपको भी लिख कर दे दिया है और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को भी रिपोर्ट चली गई है, तो आप एक कमेटी मुकर्रर कर दें और उस कमेटी में सईद अली जफर साहब आ जाएं, बड़े इंतहाई मोहतरम, बड़े काबिल तरीन हमारे वकला में से हैं और इस वक्त सेनेटर भी हैं, और उनके साथ साथ डॉक्टर फरोग नसीम आ जाए और उनकी मदद के लिए हमारे बड़े अहम आईनी माहरीन में अगर एसएम जफर साहब अपनी सेहत और अल्लाह ताला बेहतर सेहत उनकी रोज
सही। कौन सी शिकें जो है आइन से मुताबिक है, और जो आइन से मुताबिक है उसको दोबारा नजरसानी करवा लें, तो ताकि बड़ा आसानी से अच्छे तरीके से ऐसे तरीके से मसला हल हो जाएगा। तो आपने उन्होंने बात को बड़ी अप्रिशिएट किया, क्योंकि ये बात दुरुस्त है कि ये मैंने भी महसूस किया, देखा है। उन्होंने बयान जारी किया सदर साहब ने भी कि जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर किए जाएं। तो ये भी एक अच्छी अलामत है। मेरे ख्याल में जो लेटर चला गया है ना प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को, तो उसकी रोशनी में कोई ना कोई हल निकल आएगा। कमेटी बन जाएगी या डॉक्टर फरूक नसीम से या जफर साहब की खिदमत हासिल करके तो उसको बड़े अच्छे तरीके से हल कर लेंगे। लेकिन जहाँ तक मामला है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, हाँ मैं इस पर थोड़ा सा अर्ज कर दूं कि ये बेहतरीन सिस्टम है। अगर पाकिस्तान एक जो है एक फर्स्ट वर्ल्ड डेमोक्रेसी में दाखिल हो रहा है, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी इख्तियार करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हुकूमत ने जिस अंदाज से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की खूबियां बयान करनी शुरू कर दी, तो उस पर अपोजिशन अलर्ट होगी। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ताल्लुकात अच्छे नहीं है, वो हर मामले में शक व शुबा की निगाह से देखते हैं एक दूसरे को। अगर ये काम सिर्फ इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दिया जाता कि भाई ये हमारा प्रोग्राम है, इलेक्शन एक्ट भी इसी इजाजत देता है और भी मामला में देखा जा रहा है, तो आप इबारत करें। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कौम के सामने रख देता कि हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ला रहे हैं 2023 के इलेक्शन में, तो पूरी कौम अप्रिशिएट करती, अपोजिशन भी करती। लेकिन हुकूमत के तर्जमानों की तरफ से, वज़रा की तरफ से, इवन प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से तो इस कदर खूबियां बयान की गई, तो फिर ज़ाहिर कि इसके जो साइड इफेक्ट थे उस पर भी लोगों ने रोशनी डालनी शुरू कर दी। हमने भी गौर से देखा इसमें साइड इफेक्ट भी हैं। तो अगर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अगर इसमें करता तो साइड इफेक्ट जो है वो दूर की जाने की भी तजावीज़ आ जाती कि अभी इसमें चिप्स लगा देते हैं या प्रोग्राम में तब्दीली कर जाते हैं, नादरा को ज्यादा करीब ना आने दें, क्योंकि नादरा जो है इलेक्शन के मामले में उसकी खिदमत को इतनी आला पैमाने की मिसाली नहीं रही है। अपोजिशन की जानिब से ये एतराज जो उठाए जा रहे हैं, अगर अपोजिशन को ऑन बोर्ड लिया जाता तो शायद जो मामला है वो ज्यादा खुश असलूबी से हल हो सकता था। एहतशाम साहब, यही सवाल में अगर आपकी तरफ लेकर आऊं तो जाहिर है अपोजिशन का एतराज है कि हुकूमत ने ये जो एक्ट पास किया है बेसिकली इस पर अपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, मुशावरत नहीं की गई, जल्दबाजी में जो है वो सब किया गया। अब जाहिर है अपोजिशन भी APC बुला रही है। आपको लगता है कि अपोजिशन की तजावीज़ को लेकर बेहतर तरीके से ये मामला हल हो सकता था, और अब ये जो APC बुलाई गई है, आपको लगता है कि ये ज़रा मामला मुश्किल हो सकता है गवर्नमेंट के लिए? सोनिया, तीन चीज़ें मुझे बड़ी अहम लगती हैं, फिर कंवर साहब से भी मज़ीद इस पर हम बात करेंगे, उनकी राय भी लेंगे। देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इलेक्शन को साफ़ और शफाफ बनाना ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो किस तरीके से शफाफ इलेक्शन कराते हैं। लेकिन ये इलेक्शन जो कराए जाते हैं एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए होते हैं, ठीक है। ये काम पार्लियामेंट का है, पार्लियामेंट कानून साजी करती है। 2017 का हम देखते हैं जो इस लिहाज से एक्ट है उसमें तरामीम सजेस्ट की गई, उसके बाद ये सब कुछ हुआ। बिल्कुल। अब इसमें दूसरी बात यह है कि जो अब लड़ाई की वजह बन रही है, वो वजह क्या बन रही है, इसमें कोई दो राय नहीं कि इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए, ठीक है। अगर वो एतराज़ात कर रहे हैं तो वो किस तरीके से दूर होंगे, ये होने चाहिए। लेकिन ज़्यादा जो परेशानी वाली बात है जिससे इख्तलाफात बढ़ रहे हैं वो ये है कि लोग ये कह रहे हैं, हुकूमत की जो ख़बरें हमें अंदर से मिल रही हैं वो ये कह रहे हैं कि यही बात इलेक्शन कमीशन के अफसरान हमसे बात कर सकते थे, बजाय इसके कि हमसे बात करें, अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताएं, ये अखबारात के ज़रिए हमें पैगामात पहुँचा रहे हैं। इसका मतलब है दूसरे अल्फाज में वो कह रहे हैं कि जी एक इल्ज़ाम है कि आप अपोजिशन के हाथों में खेल रहे हैं। और वैसे भी आपने देखा कि हुकूमत पहले भी कह चुकी है कि ये पूरी के पूरे इलेक्शन कमीशन को तब्दील करना चाहिए, वो अदम एतमाद का इज़हार कर चुकी है हुकूमत इस हवाले से। अब होना क्या चाहिए था, ये कंवर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि जी एक आप आइनी कमेटी बना देते, बाहर से लोग आते, इसमें बैठ जाते और इसको मामले को आगे लेके जाते। लेकिन क्योंकि अब बदमज़गी पैदा हो गई है और बदमज़गी इस सद तक आगे चली गई है कि अब अपोजिशन भी बीच में आ गई, APC भी करवा रहे हैं, और साथ साथ वो कह रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट में भी हम चैलेंज करेंगे इस मामले को, पीपल्स पार्टी ऑफ PMLN। तो सोनिया, मुझे यूँ लग रहा है ज़ाती तौर पे कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाएगा, लेकिन प्रोसेस में फिर देखना हमें है कि पार्लियामेंट का रोल ख़त्म हो जाएगा। अब रोज़ आए दिन ये हुकूमत अपोजिशन जो है बात कहती थी कि जी पार्लियामान को बेतौकीर कर दिया गया, इररेलेवेंट कर दिया गया, डिसफंक्शनल कर दिया गया। अब पार्लियामेंट में आने की बातें हो रही है तो APC हो रही है। और भाई ये किस तरह की APC है कि आप रूलिंग पार्टी को या तो बुलाएं, आप उसको भी नहीं बुला रहे, अपने तौर पे फैसले कर रहे हैं। सारे मामले में सोनिया सियासत हो रही है। इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए। लेकिन ये जो कंवर साहब कह रहे हैं ना कि असल झगड़ा किन बातों पे है,
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे है, अब वो सारी दुनिया में है। अब वो कह रहे हैं कि जी आएँ, हम आपको बता, वो कहने एक दफ़ा भी हमारे पास नहीं आए, हमको बताएं, देख तो लें है क्या। दूसरा ये कि 90 लाख 95 लाख जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, इनको ये लगता है पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट को कि ये सारे के सारे PTI के वोटर हैं, ये अगर हो गया तो वोट बैंक उनका बढ़ जाएगा। देखिए ये मफरूज़ों पे बात नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये गलत बात हुई है कि ये जिस तरीके से हमने देखा, ये पिछले दिनों बिल्डोज करके और 21 जिस तरीके से बिल मंजूर किए गए उसमें सारी चीज़ें आ गई थी, काश इसमें पार्टिसिपेशन उनकी होती। लेकिन आप देखा कि ये हमेशा आपने देखा होगा सब दौर में पीपल्स पार्टी PMLN भी यही किया करते थे। वो सिंपल मेजॉरिटी का जब मामला आता है तो वो अपनी बातें मनवा लेते हैं, अपनी मर्जी के बिल मनवा लेते हैं तो मंजूर हो जाते हैं। अब इसमें अहम सवाल इस वक्त ये है कि जी क्या इस ये जो अब रोड ब्लॉक नमें नज़र आ रहा है, ये जिस तरीके से चीज़ें आकर रुक गई हैं, कैसे दूर होगी, ये एक अहम सवाल है। प्रेसिडेंट आरिफ ने भी इस हवाले से कोशिश की है लेकिन कोई बात बनती नज़र नहीं आ रही। सही, ठीक है। कमर दिलशाद साहब, अब जाहिर है ये जो एतराज़ात आए हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इनकी आईनी हैसियत जो है वो क्या है। जिस तरह से एहतशाम साहब भी कह रहे हैं कि लगता है कि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो इन एतराज़ात की कोई आईनी हैसियत भी है? जी, अपोजिशन के तरफ हम नहीं जाते, अपोजिशन की अपनी स्कोरिंग करते रहती है। तो अब ये अगर ये बिल अगर सेनेट में ज़ाहिरन तो सेनेट में अपोजिशन की बालादस्ती है, 4-5 मेंबर जाता है, लेकिन अगर वो सेनेट से भी बिल मंजूर होके आ जाता है तो फिर अपोजिशन का तो कोई फर्क सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा। फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उस एक्ट को देखते हुए अपने इलेक्शन कमीशन से मशावरत करेंगे, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाने का उनका हक भी है, मजाज भी है, वो जाना चाहते भी होंगे, क्योंकि वो आइन से मुतसादिम बहुत सी बातें हैं। एक भी अहम बात यह है, मैं समझ में हमें नहीं आ रहा कि जो हुकूमत के इतने बड़े बड़े आइनी माहिरीन हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को ये नहीं बताया कि जनाब जो आप अगर हल्का बंदियां जो है वोटर लिस्ट की बुनियादों पर करना चाहते हैं, तो वो तो आइन के खुली सजा में लिखा हुआ है, आइन के आर्टिकल 51 में कि जी पॉपुलेशन की बुनियाद पर होनी है कौमी असम्बली की नशिस्तें हल्का बनी है। तो वो भी एक बड़ी अहम बात आ गई, वो भी उन्होंने एक्ट का हिस्सा बना दिया। इसी तरह हमारे जो इलेक्टोरल एक्ट है उसमें जनाब तकरीबन 7 से 10-12 जो है उनकी बड़ी अहम शिकें जो है क्लाजेज वो उन्होंने हज़फ कर दी और वो नादरा के हवाले कर दिया, इलेक्शन कमीशन को ज़हर बेबस कर दिया। अब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमें तो आइन के आर्टिकल 219 में लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन जो है बाकायदा इंतखाबी फरिश्ते भी तैयार करेगा, नजरसानी भी हर साल करेगा, उसके बाद डिलीशन भी करेगा, एडिशन भी करेगा, तो ये सारी प्रोडक्शन भी करेगा। तो उसमें तो आइन में 219 में किया हुआ था। कंवर साहब माजरत के साथ मुझे ज़ाती तौर पर लगता है, कि ये आइनी और कानून से ज़्यादा ये सियासी मामला हो गया। आप मुझे बताएं कि शहबाज शरीफ साहब का ये काम बनता था कि वो इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं कि आप APC बुलवाएं। इलेक्शन कमीशन का क्या काम है सियासी मामलात में पढ़ना, और ये इलेक्शन कमीशन जो है ये क्यों अखबारात के जरिए बात कर रहा है? आप नहीं समझते कि इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट एड्रेस करना चाहिए हुकूमत को? देखिए माजी में आपने भी देखा, आप 1986 से इलेक्शन कमीशन को बीट करते रहे हैं। जब कभी भी कोई तरमीम आई, सब किसी मामले में आया, तो इलेक्शन कमीशन, वजारत कानून, वजारत पार्लिमानी अमूर बैठ कर फैसला करते थे कि आपने कौन सी तरमीम करनी। एक हल्की हल्की तरमीमी होती। ये तो बहुत बड़ा आईनी ढांचे में तब्दीलियां आ रही है ना, आईनी ढांचा हो रहा है, इस पर इलेक्शन कमीशन स्टैंड ले गया। उन्होंने कहा जी जब आइन से मुतसादिम चीजें हैं तो हम कैसे उसको आगे लेकर चलेंगे। अब हमारे जो वज़रा हैं वो ये फरमा रहे हैं कि जनाब जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम आ जाती है, असेंबली पास कर देती है, तो इलेक्शन कमीशन के पास कोई एतराज करने का या ताफ़ुज़ करने का जो है उनका हक नहीं पहुंचता। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान कहता है जी हमें तो आर्टिकल 222 में बताया गया है कि आप इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात कम नहीं कर सकते, कम बेशी नहीं कर सकते। अब इसके मामले में तो उन्होंने तमाम नादरों को इख्तियार दे दिए, डिलिमिटेशन में आपने कर दिया, और बेशुमार 13, 14, 15, 16 बाकी हैरान हो गए थे शाम साहब कि ये समझ में नहीं आ रहा कि हुकूमत अच्छे भले मामले में क्यों कंट्रोवर्शियल बनती जा रही है। एक बड़ी अहम उन्होंने ये कहा कि जब आप ख्वातीन की जो मखसूस नशिस्तें हैं उस पर आर्टिकल 224 कहता है कि जी आप इलेक्शन से पहले शेड्यूल जब जारी किया जाए तो सियासी पार्टी आप अपनी जमातों की तरफ से प्रायोरिटी लिस्ट देती है इलेक्शन कमीशन को, और उसकी बना पर नोटिफिकेशन हो जाता है, प्रायोरिटी लिस्ट के मुताबिक उनको नशिस्तें दे दी जाती है। अब इन्होंने तरमीम कर दी एक्ट के अंदर। उन्होंने कहा कि नहीं जी जिस वक्त इलेक्शन हो जाएंगे पार्टी पोजीशन सामने आ जाएगी,
तो उस वक्त हम तरमीम करने की तो अब जो है लिस्ट जो है वो तब्दील करने के भी हमें इख्तियार दिए जाए इलेक्शन एक्ट में। उस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जनाब आर्टिकल 224 में इसकी गुंजाइश ही नहीं है, इसको तो आप करप्शन का रास्ता खोल रहे हैं ना कि जो पार्टी जब समझेगी हमें इतनी सीटें मिल रही हैं तो करप्शन हो जाएगी। ठीक है, इतराज किया इलेक्शन कमीशन। सही। तो ये सारी चीजें हल हो सकती है बैठ के, अगर ये ठीक है, आप कह रहे हैं कि मामलात जो है वो बैठ कर हल हो सकते हैं। एहतशाम साहब, ये तो हो गए ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। अब अपोजिशन के एतराज़ात, जिस तरह से ई वोटिंग मशीन के हवाले से अभी कंवर दिलशाद साहब ने भी बात की, दूसरा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के हवाले से आपको याद होगा पिछले दिनों एहसन इकबाल साहब का बयान कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की सियासत का इल्म नहीं तो उनको कैसे हक दिया जाए। तो आप कैसे देखते हैं कि क्या खतरा है इनको ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक ना? सोनिया, ओवरसीज पाकिस्तानी से बात करने से पहले मैं कहूँगा कि ये बुनियादी तौर पे ये मुशावरती अमल इस पे होना चाहिए था, जो नहीं हुआ है। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। दूसरी बात ये है कि इसमें फ़ख्र इमाम की सरबराही में कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने इनको बुलाया, ठीक है, अपोजिशन के लोगों को आए बैठे। इतना देखें वो सीनियर पॉलिटिशियन है, कंट्रोवर्शियल आदमी वो नहीं है। आपको चाहिए था कि हम वहाँ जाके बात करते हैं। स्पीकर साहब ने कहा जी आए बैठे, मेरे साथ बैठे हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, कमेटी बनाने की ज़रूरत है, कोई बाई पार्टीजान इस पे अप्रोच लेते हैं, वो नहीं ली गई। मैं इसलिए कह रहा हूँ सोनिया, सारे मामले में सियासत हो रही है क्योंकि अपना PTI को, अपना PMLN को और पीपल्स पार्टी को नज़र आ रहा है कि एक फरीक बन गया इलेक्शन कमीशन, वो उनके हक में बात कर रहा है, वो बिल्कुल ऐसे ऑपरेट कर रहा है जैसे एक सियासी जमात ऑपरेट कर रही है। ये PTI के लोग भी बाय द वे ये बात कर रहे होते हैं। होना चाहिए था कि इससे हट के वो बात करते ताकि मसले का हल तलाश किया जाता। अब सिर्फ ये कहना कि जी हुकूमत जो है ना इलेक्ट्रॉनिक मशीन, वोटिंग मशीन के ज़रिए धांधली करेगी, इसका कोई जवाब नहीं है। कंवर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उसमें सारी दुनिया में सारी चीज़ें जा रही हैं, वो लोग इसी तरह इलेक्शन करा रहे हैं। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का मसला, बहुत सारे लोग कहते हैं जी अगर पहले तो ये एक दिन में सोनिया ख़ास तौर पे जो अरब मालिक में जो लोग हैं जो काम करते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, बड़ा मुश्किल है उनको इकट्ठा करना और उनको वहाँ के अदारे इजाज़त देने जाएँ वोट डाल के आएँ। ये एक मुश्किल सवाल है। अलहदा बात है कि हुकूमत कितनी तरीके से उनको कन्विंस करती है उनके हुकूमतों को और वो कहती है काम करें, लेकिन ये कहना कि जी उनको किसी चीज़ का पता नहीं है, ये एक बड़ा डर खौफ है ख़ास तौर पे PMLN को कि इमरान खान साहब ने एक वोट बैंक बड़ा ज़बरदस्त बनाया है। ये 90 लाख 95 लाख पाकिस्तानी जब वोट किसी को देंगे तो जाहिर सी बात है सोनिया वो पार्टी के लिए बड़ा आसान हो जाएगा इलेक्शन जीतना। तीसरी सबसे अहम बात मुझे लग रही है कि आप देख लें जिस तरीके से फवाद चौधरी साहब और बाकी लोग कह रहे हैं कि कई हवालों से जानबूझ के ओपोजिशन डिले कर लिए। मतलब इस पे कोई इतना मुझे मेरी समझ से बाला है बात कि इलेक्शन कमीशन को जो चीज़ें हुकूमत के पास जाके करनी चाहिए थी वो उन्होंने नहीं की, और जो काम इलेक्शन कमीशन का वो शहबाजी साहब करने जा रहे हैं। क्यों भाई, आप बैठ लीडर ऑफ द ओपोजिशन है, आपने बड़ी अच्छी तकरीर किया है, आपने कहा कि जी आए बैठ के बात करते हैं, हुकूमत आपको बुला रही है कि आए बैठे इस पे बात करते हैं इंतखाबी इस्लाहत पे, आप उधर नहीं जा रहे। इलेक्शन कमीशन को आगे किया हुआ है। मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन में इतना लंबा अरसा रहे हैं कंवर दिलशाद साहब, माशाल्लाह जितनी इनकी एक्सपर्टीज हैं वो समझते हैं चीज़ों को कैसे ऑपरेट करना चाहिए। ठीक है, सही, ठीक है। इस मामले पर मजीद भी बात करेंगे, एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कंवर दिलशाद साहब से भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। कंवर दिलशाद साहब, जाहिर है इलेक्शन रिफॉर्म्स जो है वो इस वक्त मुल्क की ज़रूरत है। हर इलेक्शन के बाद हम देखते हैं धांधली का शोर मच जाता है, और ये कोई इस बार नहीं बल्कि हम देख रहे हैं कि पूरी एक तारीख है। लेकिन हुकूमत जब भी बात करती है अपोजिशन मानने को तैयार नहीं, बल्कि अपोजिशन यहाँ तक कह चुकी है कि हम किसी भी मामले पर हुकूमत से ना बात करेंगे ना ही हुकूमत का साथ देंगे। तो फिर हल क्या है, क्या करे गवर्नमेंट के इस अहम मामले पर, इस संजीदा मसले पर कोई कंसेंसस जो है वो डेवलप हो सके? आप मुझसे सवाल कर रही हैं तो मैं उसमें सबसे बड़ी अहम बात जो आपकी तरफ से हमें सवाल मुझे समझ आई है वो आपने बताया इंटरनेट वोटिंग के बारे में आपका सवाल है। उसमें मेरा जो सवाल ये है कि इसका बड़ा मसला हल हो सकता है, ये इसका कोई ज्यादा इतना अहम टेक्निकल मसले तो हुकूमत ने उलझा दिए। तो इंटरनेट वोटिंग का बैलेट की बजाय अगर आप पोस्टल बैलेट कर लें, पोस्टल बैलेट के जरिए जितने भी हमारे पाकिस्तानी हैं और पोस्टल बैलेट के जरिए हमारी एम्बेसी में चले जाए, वहां से पोस्टल बैलेट के जरिए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर को भिजवा दें, बशर्ते कि उनका वोट जो है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में दाखिल हो। लेकिन इंटरनेट बैलेटिंग का जो एक आइडिया है वो अच्छा है, लेकिन चूंकि इसके अंदर सिक्रेसी का मसला पैदा हो गया, इस पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का कहना यह है
कि इंटरनेट बैटरी के जरिए जो सिक्रेसी राजदारी है वो खतरे में पड़ जाएगी, वो जद में आ जाएगी हमें, तो हम उसमें इंटरनेट बैटरी नहीं करवा सकते। और जो उन्होंने प्रैक्टिकल किया हरीपुर में, तो वहां भी ये सिस्टम नाकाम हो गया था। हरीपुर में जब 2017 में जब उन्होंने जिमनी इलेक्शन में एक इस्तेमाल की उन्होंने इंटरनेट बैटरिंग, तो 117 लोगों ने वोट कास्ट किया। जहाँ इस इलाके में थे वो तकरीबन 2.5-3 लाख वोटर थे पाकिस्तानी, और तो 23-24 हजार थे वो और सिर्फ पाकिस्तानी थे। तो टोटल 117 लोगों ने वोट कास्ट किया वोटर। इस पर बड़ा गौर हो सकता है, इसमें कोई इतना ज्यादा मसला नहीं, लेकिन हुकूमत इस मसले को उलझा दिया और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को भी तहफ़्फ़ुज़ात करना पड़े कि इसके अंदर सिक्रेसी नहीं है। तो सिक्रेसी का दूर करने का तरीका तो मेरा ख्याल में ये होता है, पोस्टर डर करवा दे। और ये रेफरेंडम में जब प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने रेफरेंडम कराया था, आप हैरान होंगे, किसी को पता नहीं, मुझे अब याद आया कि वो बकायदा रेफरेंडम में भी ये उन्होंने पोस्टल बैलेट के जरिए रिटर्निंग ऑफिसर को अपने तमाम जो थे वो वहां से भिजवाए। ठीक है कमर दिलशाद साहब, आपका पॉइंट आ गया है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। नाज़रीन, अब कुछ बात कर लेते हैं अफगानिस्तान के इशू पर। ज़ाहिर है कुछ दिनों से ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि शायद पाकिस्तान जो है वो अमेरिका को बेसिस देने जा रहा है, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ ज़ाहिर है वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से बड़े क्लियरली और वाज़ेह अंदाज में, जिस अंदाज में बात की गई, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, पाकिस्तान किसी को भी अपनी सरजमीन जो है वो इस्तेमाल नहीं करने देगा। इसी मामले पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर गजनफर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, कुछ दिनों से जाहिर है बड़ी कयास आ रही चल रही थी कि जो अमेरिका को बेसिस देने का मामला है, शायद इस बात को लेकर कुछ सियासी और अस्करी क़यादत के दरमियान इख्तलाफ भी है, या फिर पाकिस्तान बेसिस देने जा रहा है, या किसी किस्म का दबाव है पाकिस्तान पर। अब गुज़िश्ता रोज़ जिस अंदाज में वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से बात की गई, आपको लगता है कि इस इंटरव्यू के बाद तमाम शुकूक शुबात खत्म हो गए हैं और ये रियासत का फैसला है कि पाकिस्तान किसी को भी अफगानिस्तान के खिलाफ जो है वो अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत हरगिज नहीं देगा? पहला तो जो आपने आखिरी लफ्ज कहा है कि क्या ये रियासत का फैसला है कि वो पाकिस्तान की सरजमीन के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देगा, तो वाकई रियासत का फैसला होना चाहिए। और खास तौर पर उस सूरत हाल में जब आप अफगान पीस प्रोसेस का हिस्सा हैं और उस अफगान पीस प्रोसेस की क्लॉजेस को आप पढ़ें, तो उसके अंदर दोहा में भी, उसके बाद उससे पहले भी, उसके बाद भी कॉन्फ्रेंस, चाहे वो मरी में हुई, चाहे वो रमची में हुई, कहीं भी वहां पे एक चीज जो बहुत क्लैरिटी से कही गई वो ये थी कि तालिबान माहिदे के बाद अपनी सरजमीन से किसी और दहशतगर्द ग्रुप को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। तो अगर वहां पे माहिदे की एक क्लॉज है, तो पाकिस्तान के ऊपर जो पीस प्रोसेस के लिए कोशिश कर रहा है उसके ऊपर एक बाइंडिंग हो जाती है। अगर वो लीगैलिटी से ना हो तो मोरालिटी से बाइंडिंग हो जाती है कि आप अपनी सरजमीन को, आप अपनी मुल्क को किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होने की इजाजत ना दे। और पाकिस्तान ने, चूंकि आपको पता है कि पिछले 13 साल में, 15 साल में जो दहशतगर्दी के खिलाफ जिसने ऑपरेशन किए हैं, तो उसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर से जितनी भी इस किस्म की प्रोस्टाइल तंजीमें थी उनके बेसिस बिल्कुल एलिमिनेट कर दिए गए हैं, उनके सेफ हाउसेस खत्म कर दिए गए हैं, उनके स्ट्रक्चर को तबाह कर दिया है। अब अगर यहाँ पे आप लाके किसी भी तरीक़ाकार से अमेरिका को क्या किसी और मुल्क को रखते हैं और वो यहाँ से ऑपरेशन करता है, तो आप दोबारा उसी दहशतगर्दी की लहर की तरफ वापस आ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। अब उसके ऊपर चेम गोइया हो रही थी, उस हिसाब से 2001 या 2003 का एक मायदा उसको भी बार बार कोट किया जा रहा था। अब ये सोचना चाहिए कि जो 2001 या 2003 का मायदा था उसकी बुनियादी क्लॉज ये थी कि वो जब जनरल महमूद भी अमेरिका में थे और जब ये दहशतगर्दी अमेरिका में अमेरिकन फोर्स उन्होंने कहा, उसमें वो वजह ये थी कि आप नेटो फोर्सेस के ऑपरेशन को सपोर्ट करेंगे, यानी 43 मुल्क की फौज थी जो अफगानिस्तान में ऑपरेट कर रही थी, उनकी फोर्सेस को आपने सपोर्ट करना था। लेकिन हुआ क्या कि अब तो नेटो तो निकल गई वहां से, तो वहां एक मुल्क फौज रह गई और वो अमेरिका की फौज है। तो वो जो कदगन लगी थी आपके ऊपर सपोर्ट नेटो ऑपरेशन, वो भी खत्म हो गई। और इसी तरीके से जो आपने उनको एयर कॉरिडोर किया गया था, जो अफगानिस्तान हेलमंद से शुरू होकर अंगूर अड्डा से ऊपर से गुजर के, वाना के ऊपर से गुजर के और नॉर्थ पाकिस्तान के ऊपर से गुजर के जाता था, जहाँ पे अमेरिकन ड्रोन जाते थे, वो कलेक्ट करते थे, वहाँ पे वो ऑपरेशन भी करते थे।
वो भी आपने खत्म कर दिया, बेसिस भी खत्म कर दिए, तो वो जो माहिदा था उसकी क्लॉजेस भी खत्म हो गई। अगर उसकी क्लॉजेस खत्म हो गई हैं तो आज आपने कुछ करना है तो एक नए एग्रीमेंट के अंदर दाखिल होना है। और जो मारूजी हालात हैं पाकिस्तान के भी और अफगानिस्तान के भी, वो इस बात की इजाजत कतई नहीं देते कि पाकिस्तान के अंदर अमेरिकन बेसिस हों और उन अमेरिकन बेसिस से तालिबान के खिलाफ जो 40 डिस्ट्रिक्ट पे तो वो काबू हो चुके हैं। बिल्कुल, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो इस हवाले से बड़ा क्लियर एक स्टांस जो है, एक मैसेज जो है वो इस हवाले से दे चुकी है। एहतशाम साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अभी एक तो इस पर कमेंट कीजिएगा कि कल जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इंटरव्यू दिया, आपको लगता है कि उसके बाद तमाम शकूक शुबात जो है वो खत्म हो गए हैं? इसके साथ साथ दूसरा हम देख रहे हैं कि जो जो अमरीकी अफवाज का इनखला हो रहा है, हम देख रहे हैं कि तालिबान और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की जंग में शिद्दत आ रही है। तो सर, आपको क्या लगता है इसके बाद अफगानिस्तान जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, या फिर खुदा न खास्ता आपको लगता है सब के बाद हालात मजीद ख़राब भी हो सकते हैं? सोनिया, जितनी तेज़ी के साथ अफ़गानिस्तान की सूरत हाल बदल रही है, जिस तरीके से नए नए इवेंट्स अनफोल्ड हो रहे हैं, लगता है कि बहुत मुश्किलात का दौर शुरू होने वाला है। देखें, अमेरिका तो बज़ाहिर 4 जुलाई को उनका दिन है आज़ादी का, वो छोड़ के जा रहे हैं, निकल के जा रहे हैं यहाँ से। और मुझे ये डर है इस बात का कि वही बात दोहराई जाएगी जो हिलरी क्लिंटन जो वज़ीर ख़ारजा रही हैं, उन्होंने कहा था एक दो मौक़ों पे बड़े वाज़ेह तौर पे कि जब सोवियत यूनियन को हमने शिकस्त दी थी, उसके बाद हम अफ़गानिस्तान को हाई एंड ड्राई छोड़ के चले गए थे। हमने गलती की, नतीजा हुआ कि यहाँ से फिर दहशतगर्दी की लहर आई और 9/11 हुआ। वो कहती रही कि हमें ये कभी नहीं करना चाहिए, हम नहीं करेंगे। लेकिन सोनिया, मादत के साथ सूरत हाल जिस तरफ जा रही है वो लगता है सिविल वार। देखें, 20 सूबों में इंतहाई शदीद लड़ाई हो रही है। तालिबान और सिक्योरिटी फोर्सेस जो अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, 3 लाख की फ़ौज बना के दी अमेरिका ने $80 बिलियन खर्च करके, लेकिन वहाँ पे आज डिजर्शन है, भाग रहे अभी भी। कोई यकीन नहीं कर सकता कि ये लड़ सकते हैं तालिबान के साथ। नहीं। अब मसला ये है कि तालिबान, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मुश्किलात पैदा हो रही हैं, तालिबान इस वक्त कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं। कहा जा रहा है और बड़े स्टेक होल्डर आ गए हैं जिनकी वो बात ज़्यादा सुनते हैं। उनको गुस्सा इस बात का है कि जी, जब प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ बात तय हो गई थी कि जी आपने 1 मई को यहाँ से चले जाना है, तो आपने क्यों कहा कि जी 11 सितंबर को जाएंगे? अब आप 4 जुलाई को जा रहे हैं। एक वो नहीं मान रहे। दोहा टॉक्स नाकाम हुई, इस्तांबुल प्रोसेस पाकिस्तान जोर देता रहा इकट्ठे हो। देखें, एक जो गलत काम हो रहा है, जो मेरा ख्याल है अमेरिका नहीं कर पा रहा, वो ये है कि जो तय हुआ था कि तालिबान और अफ़गान हुकूमत को सामने बिठा के मामला तय करेंगे। पाकिस्तान ने अपने इतनी बड़ा जोर लगाया और तालिबान को किसी हद तक मनाया, लेकिन तालिबान कहते हैं कि जी हमारे साथ धोखा हुआ है। अब क्योंकि वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहे हैं, अमेरिका और नाटो पे वो हमले नहीं कर रहे, उनकी फौजी फोर्सेज पे वो अफगान हुकूमत के जो लोग हैं उन पर हमले कर रहे हैं। अब होगा क्या? खुदा ना खास्ता जो लोग कह रहे हैं कि सिविल वॉर की तरफ, खाना जंगी की तरफ मामला जा रहा है, कि अशरफ गनी साहब भी जो है ना वो इंतहाई एक गंदा रोल प्ले कर रहे हैं माज़रत के साथ, हिंदुस्तान के साथ मिलके। उनके सिक्योरिटी के एडवाइज़र जो है ना वो बयानात पाकिस्तान के खिलाफ दे रहे हैं। देखिए, वो मलबा जो पाकिस्तान पे अमेरिका डालता रहा, आज वही मलबा हम पे डाल रहे हैं कि भाई आप पाकिस्तान जो है ना वो ये सारे काम गलत करवा रहा है। आप खुद जो अपनी नाकामी है वो क्यों नहीं इसको मानने होते? पाकिस्तान अब भी दानादारी के साथ बड़ा भरपूर रोल प्ले कर रहा है। उसकी वजह सोनिया ये है कि अफगानिस्तान में अगर खुदा ना खास्ता आता तो पाकिस्तान में मिल जाएगा। तो हम तो हमारे स्टेक्स बहुत ज्यादा आई हैं, हमारी मुश्किलात बहुत ज्यादा है। लिहाजा अमेरिका को चाहिए इस वक्त बगैर कोई तस्वीर के, बगैर मामला को बेहतर कराए ना जाए, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के भी लोग परेशान है कि इस तरह अमेरिका को नहीं जाना चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है अमेरिका जा रहा है। और माजरत के साथ एक जुमला बताऊं, अमेरिका मुझे जाती तौर पे लग रहा है उनका ये ख्याल है कि जी चाइना भुगते, पाकिस्तान भुगते, ईरान भुगते और रशिया भुगते। वो चाहते हैं कि जो हजीमत उन्हें उठाना पड़ी है वो बदला हम लोगों से लेना चाहते हैं। बिल्कुल। और ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद ज़ाहिर ये सवाल उठाएंगे, जिस तरह से एहतशाम साहब ने भी बात की कि अमेरिका ने अपनी और तालिबान की डील में जिस तरह से कोशिश की, जिस तरह से संजीदगी का मुजाहरा किया, क्या इस तरह से अमेरिका तालिबान और अफगान हुकूमत की मुफाहमत की जो कोशिश है उसमें भी क्या इतनी संजीदगी दिखा रहा है? इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। ब्रिगेडियर गजनफर साहब, आपको याद होगा कि सर जो बाइडन की जानिब से भी एक बयान दिया गया था जिसमें उनकी जानिब से कहा गया था कि मेरा काम अमेरिका का दिफा करना है, मेरा काम ये नहीं है कि मैं अफगानिस्तान का दिफा करता रहूं और अमेरिकी फौज जो है वहां से नहीं निकालूं। तो आपको लगता है कि शायद अमेरिका खुद भी नहीं चाहता, या अमेरिका की ये साजिश हो सकती है कि अफगानिस्तान में अमन हो ही नहीं, ताकि अफगानिस्तान के अमन से पाकिस्तान, चीन, ईरान, रूस वगैरह जो है वो इस्तेफादा ना कर सके? आपको लगता है कि ये साजिश हो सकती है अमेरिका की? तो जी, आप
अमेरिका के जितने भी इंटरेस्ट हैं तो दुनिया से बाहर है, हाँ। तो तमाम के तमाम उनके अपने जो नेशनल इंटरेस्ट हैं, उनकी अपनी जो पॉलिसी, उनके इर्द गिर्द घूम। और आपको पता है कि वो जो पॉलिसी है वो एक स्ट्रैटेजिक रिव्यू पेपर और के ऊपर आने वाले दिनों में, आने वाले सालों के लिए इशू कर देते हैं, वो जिसमें कुछ और नहीं, वो चाइल्ड लेबर, नारकोटिक, मुख्तलिफ जो इश्यूज हैं उनके ऊपर क्या उनकी पॉलिसी, वो बड़ा वाज़िया तौर पर उसको बता देते। अब बताइए, यहाँ पे एक बैठ के एक सेकंड को यही सोच लीजिए कि 9/11 के अंदर तो कोई अफगानी नहीं था, किसी अफगान ने हिस्सा नहीं लिया था। 9/11 में तो कोई और एक्टर थे, सेल्फ प्रोक्लेम्ड ऑपरेशन था, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। तो अफगानिस्तान में क्यों आए? इसलिए कि उनकी एक स्ट्रैटेजी थी। हालांकि अभी जो अफगानिस्तान पेपर लीक हुए हैं, आपकी नजर से गुजरे हुए हैं, वो तैयार तो बहुत अरसा पहले हुए थे, उसका लीकेज, उन्होंने कहा कि वॉर इन अफगानिस्तान इज अनविनेबल, लेकिन वो फिर भी आए इसलिए कि उनका सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान को तबाह बर्बाद करना इंटरेस्ट था। क्या इराक के बारे में ट्रंप नहीं कह दिया कि उनके पास WMDs नहीं थे, और बुश ने झूठ बोला, टोनी ब्लेयर ने झूठ बोला। सर चिलकोट इंक्वायरी हुई, कोई 7,000 पेजेस की इंक्वायरी है बरतानिया की, जिसमें एस्टेब्लिश किया गया कि ट्रंप के पास, उसके सद्दाम हुसैन के पास WMDs नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इराक को तबाह किया क्योंकि ISIS को रेज करना था, दाइश को वहां पे रखना था, दाइश को बेचना था लिबिया में। इसी जमाने में नॉन स्टेट एक्टर्स प्रॉक्सी वार लड़ते थे। अब अमेरिका बजाते खुद प्रॉक्सी वार लड़ रहा है। तो उनका इंटरेस्ट ये था कि अफगानिस्तान को, इराक को, लिबिया के लोगों की मर्जी थी ना कि वो किस तरह लिबिया चलता है। मोहम्मद कजाफी वाज डूइंग अ वेरी गुड जॉब, उसको तबाह कर दिया। अब ये तमाम चीजें समझने की, जब हिलरी क्लिंटन ने, जैसे शाम साहब कह रहे थे, उसने कैटेगोरिकली कहा ना कि हम वहां से चले आए इसलिए उस इलाके में ये कुरान बर्पा हुआ, वहां पे सारी दहशतगर्द तंजीमें आई। जिन लोगों को हमने रिक्रूट किया था फारूक मस्जिद न्यूयॉर्क में, दहशत जो जहाज के नाम पे फारूक मस्जिद में सेंटर बनाया था न्यूयॉर्क में, वहां से उठा के यहाँ ले आए थे। तो उन्होंने वही करना है। अब उनको प्रेशर है अपनी पब्लिक का। अब वो देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर नेटो निकल गया है, $6 ट्रिलियन का खर्चा हो गया है, आगे आने वाले दिनों में भी खर्चा होगा, वॉर अनविनेबल है, उनको शिकस्त हो चुकी है। आज सिगार की रिपोर्ट आज से 1 साल पहले ये कहती थी कि 70% अफगानिस्तान पे तालिबान का कब्जा है। अभी कोई 28 डिस्ट्रिक्ट हैं, फरियाब में, लोगर में, हल में, अपना इन तमाम इलाकों में जो तालिबान के कब्जे में चली गई हैं, और तालिबान वहां पे काबिज है, वहां पे अफगान फोर्सेस नहीं है। दूसरा, अफगान फोर्सेस का जो स्ट्रक्चर है, पुलिस का जो स्ट्रक्चर है, वो आपको पता है कि काबुल के अंदर भी वो, तो ये तमाम चीजें उन्हें राइटिंग ऑन दी वॉल्स नजर आ रही है। अब उनको सूट नहीं करता कि अफगानिस्तान के अंदर वो रहे, चाहे उसको पाकिस्तान के ऊपर चलाए, अफगान और मरे सिविल वॉर के तौर पे, या चाइना के ऊपर, जो भी है, उनको ये सूट नहीं कर। इसलिए वो कह रहे हैं कि हम आए किस लिए थे? जमहूरियत लाने के लिए आए थे। क्या अफगानिस्तान में जमहूरियत आ गई? वुमेन राइट्स के लिए क्या वो आ गया? सिगार आपकी रिपोर्ट उठा के, बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। वो ये कहता है कि जो अफगानिस्तान को पैसा दिया गया था डेवलपमेंट की मद में, जितना भी पैसा दिया था उसमें 75% अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स वापस ले गए। आज मुझे बताइए कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट अफगानिस्तान के अंदर लगा है जो दुनिया से इन्होंने, तो ये है डिसीव, हिपोक्रेट और चोर किस्म के लोग। ये दुनिया से झूठ बोलते हैं। जिससे जो बाइडेन खड़ा होकर ये कहता है ना, जिसका अपना बेटा कैंसर से मरा था, जब वो खड़ा होकर ये कहता है कि जी इजराइल हैज अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, तो वो दुनिया में सबसे बड़ा झूठ बोलता है। सही। क्या पैलेस्टीन दोनों डिफेंड, कोई बात जो होती है हर की दुनिया के साथ सही के सच पे मबनी होती है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में एहतशाम साहब, अगर मैं आपकी तरफ आऊं, ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, पाकिस्तान इस सारे मामले में कहां स्टैंड कर रहा है? एक तरफ हम देख रहे हैं कि अमेरिका दबाव डाल रहा है कि वो तालिबान को जंगबंदी और अफगान हुकूमत के साथ जो मुफाहमत है उस पर आमादा करे। तालिबान मानने को तैयार नहीं है। अफगान तालिबान का अलग एक मुतालबा है, फिर अफगान हुकूमत का अलग एक मुतालबा है। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान के लिए भी जाहिर है कि इम्तहान है कि वो कैसे इन हालात से निकलेगा और कैसे तमाम फ्रीकैन को राजी करेगा? वो सोनिया, एक बात करूँ, ब्रिगेड साहब बात कर रहे थे कि 9/11 जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, हाँ। उसमें कोई भी अफगानी नहीं था। देखिए, उसमें 20 लोगों में से 18 सऊदी थे, एक अफगानी था और एक कहा जाता है कि UAE का कोई बंदा था। अब
आगे जो आप सवाल कर रही हैं, पहले भी आपने पूछा था पाकिस्तान की मुश्किलात क्या हैं। देखिए, अब पाकिस्तान को आर्म ट्विस्टिंग होगी, पाकिस्तान को दबाव डाला जाएगा, अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला ठोंसा जाएगा उनका जो है, और IMF को इस्तेमाल करेंगे, FATF को इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान का सोनिया क़यादत का इस वक्त टेस्ट केस क्या है कि किस तरीके से तालिबान और अशरफ गनी के लोगों को आपस में सामने बिठा देते हैं। देखिए, जो सिनेरियो आगे बन रहा है, देखें दहशतगर्द जो है, कुन्नर और नूरस्तान 2 प्रोविंस हैं सऊदी अरब के, अपना अफ़गानिस्तान के, जहाँ पे दहशतगर्द बैठे हुए हैं, ये TTP पाकिस्तान के लोग बैठे हुए हैं। जिस दिन खुदा न खास्ता ये अफरा तफरी होती है, आप देखने वो हिंदुस्तान की एजेंसीज के लोग भी वहाँ बैठे हुए हैं, और जिस तरीके से अशरफ गनी का रोल है, उनके अपना सिक्योरिटी एडवाइज़र का रोल है, ये जब देखेंगे कि इनके हाथ से हर चीज़ निकल रही है, ये TTP पाकिस्तान को कहेंगे कि पाकिस्तान पे हमले शुरू कर दें। अगरचे हम देख लें फेंसिंग बड़ी हद तक बॉर्डर जो है ना सील किया जा रहा है, अफ़गानिस्तान का और पाकिस्तान का 2000 से लंबा किलोमीटर लंबा वो बॉर्डर है, वो कहा जा रहा है 70-75% काम हो चुका है, वो अपनी जगह है। लेकिन सोनिया, पाकिस्तान की मुश्किलात बढ़ेंगी। अब देखना यही है कि पाकिस्तान चाइना रशिया के साथ मिल के ईरान के साथ क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं। अमरीकों का ज़हन बड़ा वादे तौर पे सामने आ गया है कि वो जिस तरीके से यहाँ से जा रहे हैं, उनका ये ख्याल है कि जी अगर हम अमन कायम नहीं कर सके, हमें अजीमत उठानी पड़ी है, तो जो भी आए। अभी आप देख लें, तुर्की ने ऑफर किया कि जी हम काबुल का संभालते हैं आके इंतज़ाम। अभी पाकिस्तान भी कह रहा है, वो सब लोग कह रहे हैं कि जी वेट एंड सी के मोड में चले जाए। तालिबान का बड़ा रोल है कि पाकिस्तान ने जितना उनको सपोर्ट किया, मिलके ऐसा फैसला करें कि ये। ठीक है, लास्ट मिनट है ब्रिगेडियर साहब, क्विकली कमेंट कीजिएगा, आपको क्या लगता है इस सारे सिनेरियो में पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है? आपको लगता है पाकिस्तान की मुश्किलात जो हैं वो आगे बढ़ने लगी हैं, या आपको लगता है कि बढ़ जाएंगी? पाकिस्तान की मुश्किलात है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक बड़ी कामयाब जंग लड़ी। अभी आप बॉर्डर सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारा बॉर्डर सिक्योर हो चुका है, पाकिस्तान बॉर्डर भी और पाकिस्तान ईरान के साथ जो भी बॉर्डर है। तो उन मुश्किलात से निपटने हम उन इलाकों में मौजूद हैं जहां इलाकों से ये दहशतगर्दी आपके ऊपर आ सकती है, और पाकिस्तान को अपने हिस्से की पूरी तैयारी इस सिलसिले में करनी पड़ेगी। और उसका पहला जो स्टांस है कि हम अमेरिकन को अटैक देंगे, ये एक बहुत खुशाइन बात है। और अगर इसके ऊपर कोई दहशतगर्दी जंग आई या किसी प्रोक्राइब ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ करने की कोशिश, या अफगानिस्तान से कोई इन्फिल्ट्रेशन आई या ऑपरेशन हुए, तो उसके लिए पाकिस्तान तैयार है और उसको वो कॉम्बैट करने की पूरी सलाहियत भी रखती है, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में करेंगी भी अगर ऐसा कुछ बात। लेकिन अफगानिस्तान सही, ठीक है, माजरत के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया ज़नफर साहब हमारे साथ मौजूद थे, एहतशाम साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।